हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनिमे कॉर्नर। तो कभी सोचा है कि निंजा हथौड़ी और सीज़न 1 वाले नारुतो में फ़ाइट हो तो विनर कौन होगा? खैर, तुमने कभी सोचा हो या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम फैक्ट्स की हेल्प से जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर कौन है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ शिपुडेन से पहले वाले यानी कि सीज़न 1 वाले नारुतो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसकी और हथौड़ी की एज ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर एज की बात आई गई है तो सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। तो सीज़न 1 वाले नारुतो की एज ऑलमोस्ट 12 साल थी, जबकि हथौड़ी की एज है 11 साल। तो नारुतो हथौड़ी से ऑलमोस्ट 1 साल बड़ा है, और इस 1 साल बड़ा होने की वजह से उसकी हाइट भी हथौड़ी से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो नारुतो की हाइट है ऑलमोस्ट 145 सेंटीमीटर्स, जबकि हथौड़ी की हाइट है 140 सेंटीमीटर्स। बाकी हाइट इस फाइट में कोई डिसाइडिंग फैक्टर होना नहीं चाहिए। तो अब जो चीज़ डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी कि उनकी निंजा टेक्निक्स और उनकी जुत्सूस, इस चीज़ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो ये दोनों ही कैरेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, पर देखेंगे कि कोई टेक्निक क्या एक कैरेक्टर किसी दूसरे से बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गेंजुत्सु या फिर हिप्नोटिज़म की। तो हथौड़ी हिप्नोटाइज़ करने के लिए काफ़ी डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकता है। जैसे वो किसी इंसान की आंखों में देख के उसको हिप्नोटाइज़ कर सकता है, या फिर वो कॉइन की हेल्प से भी किसी को हिप्नोटाइज़ कर सकता है, या फिर वो एक स्पाइरल ऑब्जेक्ट को किसी के सामने घुमा कर भी हिप्नोटाइज़ कर देता है। इसके अलावा हथौड़ी अपने बातों का कोई पैकेट बना के किसी इंसान के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से वो इंसान वही चीज़ बोलेगा जो हथौड़ी उसे बुलवाना चाहता है। ऑल्दो ये हिप्नोटिज़म नहीं है, पर ये किसी इंसान को कंट्रोल करने जैसा ही है, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पे डाल दिया है। और नारुतो गेंजुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है, क्योंकि नारुतो पूरी सीरीज़ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और नारुतो यूनिवर्स के अंदर कोई भी जुत्सु परफॉर्म करने के 3 टाइप होते हैं, यानी कि ताइजुत्सु, गेंजुत्सु और निंजुत्सु। और नारुतो जुत्सुस की पूरी ब्रांच यानी कि गेंजुत्सु यूज़ ही नहीं कर सकता। ये काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि नारुतो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उसको कोई टाइप का गेंजुत्सु परफॉर्म करना तो आना ही चाहिए। तो इससे क्लियरली प्रूव होता है कि हथौड़ी हिप्नोटिज़म या फिर गेंजुत्सु में नारुतो से आगे है। ऑल्दो ये दोनों टेक्निक्स सिमिलर नहीं है, क्योंकि गेंजुत्सु यूज़ करने के लिए चक्रा का यूज़ करते हैं, जबकि हिप्नोटिज़म बिना चक्रा की हेल्प से भी किया जा सकता है। पर ये दो इंसानों को कंट्रोल करने जैसा ही है, इसलिए हमने इनको सेम कैटेगरी में रखा है, और इसको यूज़ करने में हथौड़ी नारुतो से बेटर है। तो आते हैं नेक्स्ट जुत्सु या फिर टेक्निक की तरफ, जो कि है वाटर वॉकिंग या फिर पानी पर चलना। तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स पानी के ऊपर चल सकते हैं, पर इन दोनों का इस तरह ये काम करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो नारुतो जहाँ पानी पर चलने के लिए चक्रा का यूज़ करता है, जबकि हथौड़ी अपने वुडन सैंडल्स की मदद से पानी पर चलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो नारुतो क्लियरली सुपीरियर है, क्योंकि नारुतो पानी पर भाग भी सकता है और ऑलमोस्ट उसी तरह से पानी पर भी चल सकता है जैसे वो नॉर्मल ग्राउंड पर चलता है। जबकि हथौड़ी वुडन सैंडल्स का यूज़ करता है, तो उसको हमेशा पानी के साथ कांटेक्ट में बने रहना पड़ता है, और इसके अलावा वो पानी पर भाग भी नहीं सकता, और उसको अपना बैलेंस भी बना कर रखना होता है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि क्लियरली नारुतो इस टेक्निक में सुपीरियर है। तो हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, और हमारी नेक्स्ट टेक्निक भी वाटर वॉकिंग की तरह ही है, जो कि किसी वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर दीवारों पर चलना। तो हथौड़ी हमने देखा है शुरू से ही दीवार पर या फिर पेड़ पर चढ़ सकता है, जबकि नारुतो को ये सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, और नारुतो ऐसा करने के लिए अपने चक्रा का यूज़ करता है, जबकि हथौड़ी पता नहीं कैसे ग्रेविटी को डिफाई करते हुए दीवारों पर चल लेता है। ऑल्दो हमने हथौड़ी को दीवारों पर भागते हुए और सारे काम करते हुए देखा है, और नारुतो भी ये सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस होना नहीं चाहिए, और इस टेक्निक में शायद दोनों ही कैरेक्टर्स इक्वल हैं। तो इसके आगे बढ़ते हुए हम आते हैं हमारी नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, और एक बार फिर से ये जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है यानी कि सुपर स्पीड, यहाँ पे भी शायद कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों की स्पीड का कोई भी नंबर मेंशन नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर सकते हैं और भाग सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। पर हमारी स्पीड से ये रिलेटेड है नेक्स्ट टेक्निक या फिर जुत्सु, जो कि है क्लोनिंग। तो ऑल्दो नारुतो क्लोन बनाने के लिए चक्रा का यूज़ करता है, और चक्रा की हेल्प से कई सारे शैडो क्लोन्स बना सकता है, और उन शैडो क्लोन्स को वो जैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। पर हथौड़ी क्लोन्स तो बना सकता है, पर वो चक्रा के नहीं बने हुए होते। वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता है, जिसकी वजह से मल्टीपल इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं, और इसकी वजह से इल्यूजन क्रिएट होता है कि हथौड़ी के मल्टीपल क्लोन्स बन गए हैं। पर वो उन क्लोन्स को नारुतो की तरह यूज़ नहीं कर सकता, और उसको लगातार तेज़ी से भागते रहना पड़ेगा उन क्लोन्स को बनाने के लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर भी नारुतो क्लियरली सुपीरियर है हथौड़ी से। तो नेक्स्ट टेक्निक जो हथौड़ी और नारुतो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, वो उनकी वेपनरी स्किल्स। तो क्योंकि दोनों ही निंजाज हैं, तो वो दोनों एक कुनाई और शuriken जैसे वेपन्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ये शायद यहाँ पे कहा जा सकता है कि हथौड़ी नारुतो के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर है इन वेपन्स को यूज़ करने में। और ऐसा बोलने के पीछे एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रीज़न है, क्योंकि जब सासुके इटाची को शuriken प्रैक्टिस करते हुए देखता है, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है,
क्योंकि इटाची अपनी फेंकी हुई शूरिकन्स को दोबारा से दूसरी शूरिकन्स की हेल्प से हिट कर देता है और उसको टारगेट तक पहुंचा देता है। लेकिन ऐसा करते हुए हमने हाथौरी और हमारे दोनों को कई बार देखा है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के शूरिकन्स और कुनाइस को ईजिली कैंसिल आउट कर देते हैं और इसके अलावा वो काफ़ी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स पर भी निशाना लगा सकते हैं। तो देखा जाए तो हाथौरी ऑलमोस्ट इटाची के लेवल पर है इसमें और नारुतो से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर नारुतो हाथौरी से हार जाता है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, जो कि कैमोफ्लेज, और ये दोनों यूज़ कर सकते हैं और दोनों काफ़ी अच्छा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से बेटर नहीं है। तो ये वो सारी टेक्निक्स हैं जो दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं ऐसी टेक्निक्स के ऊपर जो इनमें से सिर्फ एक ही परफॉर्म कर सकता है। तो ऐसी टेक्निक्स में हम सबसे पहले हाथौरी की बात करते हैं। तो हाथौरी की सबसे पहले ऐसी टेक्निक है फ्लाइंग स्क्विरल टेक्निक या फिर उड़ती गैलेरी की निंजा टेक्निक। तो इसकी हेल्प से हाथौरी उड़ सकता है और ऐसा करने के लिए वो एक कपड़े को पैराशूट की तरह यूज़ करता है और पता नहीं कैसे उड़ लेता है और हाथौरी इसकी हेल्प से उड़ सकता है। और इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा करने के लिए उसको सबसे पहले किसी ऊंचाई से जंप करना पड़ता है और तभी वो उड़ सकता है। और इसके अलावा अगर हवा की डायरेक्शन ठीक ना हो तो भी उसका बैलेंस ख़राब हो सकता है। लेकिन हाथौरी उड़ सकता है और नारुतो नहीं, तो ये हाथौरी के पास एक एडवांटेज है। और इसी तरह से हाथौरी की जो दूसरी टेक्निक है वो है शैडो लैपिंग। और इसको भी हमने यूज़ करते हुए कई बार देखा है, जब वो हाथौरी किसी पर्सन के परछाई के अंदर छुप जाता है और उस पर्सन की परछाई के अंदर छुपकर उसका पीछा करते रह सकता है या फिर उसके पैरों को कंट्रोल करके उस पर्सन को भी कंट्रोल कर सकता है। इसकी कुछ ज़्यादा फीचर्स नहीं है, सिर्फ इतना ही है। तो नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर आते हैं और नेक्स्ट टेक्निक है स्पिरिटेड कैनन टेक्निक। इसको हमने सिर्फ एक एपिसोड के अंदर यूज़ करते हुए देखा है। ये फ्लाइंग स्क्विरल और शैडो लैपिंग की तरह बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर इस टेक्निक के अंदर हाथौरी अपने मुंह से एक पंच जैसा कुछ छोड़ता है और इससे वो सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर सकता है। पर इस टेक्निक को यूज़ करने की हाथौरी की एक लिमिट है, क्योंकि उसके बाद उसका गला ख़राब हो जाता है, जो कि हमने उस एपिसोड के अंदर देखा था। और हाथौरी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कियो इस टेक्निक के अगेंस्ट रिएक्ट कर पा रहा था और अपने प्लेन की डायरेक्शन चेंज कर पा रहा था। तो इस टेक्निक की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके डायरेक्ट हिट से सिर्फ अमारा की गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हुई थी। इसके अलावा उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था और इससे बार बार हिट होने के बाद भी हाथौरी बिल्कुल ठीक था। और इस टेक्निक की हाथौरी की लिमिट भी है सिर्फ कि उसको वो सिर्फ 9 बार यूज़ कर सकता है। फिर भी स्पिरिटेड कैनन की वजह से हाथौरी के पास एक ठीक ठाक मिड रेंज अटैक है कुनाई और शूरिकन्स के अलावा। तो हम आते हैं उसकी नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर। तो नेक्स्ट टेक्निक भी उसकी वेपनरीज के लिए है, क्योंकि हमने वैसे तो उसकी शूरिकन थ्रो करने की और कुनाई यूज़ करने की टेक्निक के बारे में पहले बात कर ली, लेकिन इसके अलावा हाथौरी की स्वॉर्ड स्किल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हमने हाथौरी को स्वॉर्ड यूज़ करते हुए हमारे के अगेंस्ट फाइट में कई बार देखा है। इसके अलावा हाथौरी वेजिटेबल्स को हवा में थ्रो करता है और उनको ईजिली हवा में कट कर देता है, बिल्कुल इक्वल पीसेस में, और वो सारे वेजिटेबल्स टेबल पर दोबारा से अलाइन हो जाती हैं। खैर तुम लोग बोलोगे कि ये तो बच्चे वाला शो है तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो फिर भी अगर लिटरल वे में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस स्किल है और इसके बेसिस पे देखा जाए तो हाथौरी स्वॉर्ड स्किल्स में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो हाथौरी की नेक्स्ट स्किल है चाइनीज़ एक्यूपंक्चर। और इस स्किल को सिर्फ हमने एक ही एपिसोड में देखा है, जब हाथौरी के मास्टर उससे मिलने के लिए आते हैं। तो उस एपिसोड के अंदर इस निंजा टेक्निक को यूज़ किया जाता है, जब हाथौरी चाइनीज़ एक्यूपंक्चर की हेल्प से उसके मास्टर की बॉडी को कंट्रोल करता है। वैसे तो इस स्किल का यूज़ हीलिंग में किया जाता है, पर इसकी हेल्प से किसी दूसरे की बॉडी को कंट्रोल भी किया जा सकता है और उसकी स्ट्रेंथ को भी इन्हांस किया जा सकता है। तो यहीं पे कंक्लूड होती है हाथौरी की वो सारी निंजा टेक्निक्स जो सिर्फ वो कर सकता है। अब आते हैं नारुतो की स्पेशल निंजा टेक्निक्स के ऊपर, जो सिर्फ नारुतो परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नारुतो की सिग्नेचर जुत्सु यानी कि रसेनगन के बारे में। तो रसेनगन नारुतो एक चक्रा के बॉल बना के यूज़ करता है। मतलब रसेनगन का मतलब यही है कि एक चक्रा के बॉल बनाकर उस चक्रा को काफ़ी तेज़ से घुमाया जाता है, जिसकी हेल्प से रसेनगन बनता है। और हमने सीरीज़ में नारुतो को इसे ऑलमोस्ट हर ओपोनेंट के अगेंस्ट यूज़ करते हुए देखा है। नारुतो ने रसेनगन के मल्टीपल डिफरेंट वर्जन्स भी बनाए आगे, लेकिन किड नारुतो को सिर्फ एक साधारण रसेनगन बनाना ही आता है। पर किड नारुतो का रसेनगन भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि हमने देखा था कि सासुके के अगेंस्ट फाइट में नारुतो ने एक वाटर टैंक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था और हाथौरी के पास इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कोई भी निंजा टेक्निक नहीं है। इसके अलावा हाथौरी के पास शायद ऐसा कोई डिफेंस भी नहीं है जो इस टाइप के रसेनगन के अगेंस्ट इफेक्टिव हो। तो हम बात करते हैं नारुतो के नेक्स्ट जुत्सु के ऊपर, जो कि है समनिंग जुत्सु। तो नारुतो समनिंग जुत्सु के थ्रू फ्रॉग्स को समन करता है और इन फ्रॉग्स में गामा बुंटा और गामा कीची आता है। पर नारुतो हर बार गामा बुंटा को समन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास चक्रा उतना नहीं है जितना गामा बुंटा को समन करने के लिए ज़रूरी होता है।
लेकिन फिर भी वो गामा किची को समन कर सकता है जो कि एक छोटा फ्रॉग है, पर वो भी हथौड़ी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि हम सबको पता है कि हथौड़ी को फ्रॉग से डर लगता है। तो गामा किची शायद किसी और अपोनेंट के अगेंस्ट इफेक्टिव हो चाहे ना हो, पर वो हथौड़ी के अगेंस्ट ज़रूर इफेक्टिव होगा। तो बस नारुतो की यूनिक टेक्निक्स यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अगर नारुतो के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उसके अंदर से कुरामा का चक्र लीक होने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल एबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर वो नारुतो की खुद की एबिलिटीज़ नहीं है बल्कि कुरामा की वजह से उसको मिलती है, और वो उनको बार बार यूज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ तभी होता है जब नारुतो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। तो अब हम आते हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। तो अगर कंक्लूजन में देखें तो हथौड़ी की एडवांटेजेस हैं उसकी फ्लाइंग एबिलिटी, उसकी बेटर वेपनरी स्किल्स और उसका हिप्नोटिज्म। जबकि नारुतो के एडवांटेजेस देखें तो वो काफ़ी सारे क्लोन्स बना सकता है, उनकी हेल्प से एक साथ हथौड़ी के ऊपर अटैक कर सकता है। इसके अलावा नारुतो के पास रसेनगन भी है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी हथौड़ी के अगेंस्ट, और नारुतो के पास उसकी समनिंग स्किल्स भी है। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें और देखें इस फाइट में कौन विनर होगा, तो अगर नारुतो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग रसेनगन हथौड़ी के ऊपर लैंड करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हथौड़ी के पास ऐसा कोई भी डिफेंस नहीं है जो उसको इस रसेनगन से बचा सके। पर हथौड़ी के पास ऐसा कोई भी डिस्ट्रक्टिव अटैक नहीं है जो नारुतो को वन शॉट में हरा सके। तो इस वीडियो के ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि नारुतो एक स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर है जबकि हथौड़ी उसके आगे नहीं टिक सकता। फिर तुम्हें क्या लगता है नीचे कमेंट से बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बोलूँगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए